हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से हैं और अच्छे से आपका टाइम गुजर रहा है। आज मैं बाहर हूँ लाशीन किनाल पे और आज मैं आपको बताऊँगा थोड़ा स्टडी परमिट के बारे में कि कनाडा का जो स्टडी परमिट है, पहले तो वो क्या है कि अगर आप पढ़ने आना चाहते हो, आपको एडमिशन मिल गया, उसके बाद आपने स्टडी परमिट लेना है और वीज़ा भी होता है साथ। तो वो स्टडी परमिट मिल जाए तो वीज़ा भी मिल जाता है। तो स्टडी परमिट कैसे मिलता है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, आज इस बारे में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा बस। तो एडमिशन ले लिया आपने, उसके बाद आपने अगर केपेक में आना है तो CAQ के लिए अप्लाई करना। CAQ के बारे में मैंने आपको बताया कई दफ़ा, एक वीडियो और पड़ी हुई है, तो CAQ आप उधर से देख लो। उसके बाद आपने स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना है। IRCC पोर्टल है, उस पर आपने अपना अकाउंट बनाना है। शुरू में आपसे वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं एलिजिबिलिटी के, उनको फिल करोगे तो फिर वो आपको एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स बताएंगे जो आपको चाहिए। मैं जनरल बता देता हूँ आपको कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको चाहिए होता है ये, मैं साइकिलिंग कर रहा था, थोड़ा सांस चल रहा है मुझे। तो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, उसमें एक फॉर्म होता है एप्लीकेशन, उसको फिल करना है। थोड़ा सिंपल सा ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको मैं दिखाऊँ पूरा उसमें क्या क्या लिखना है आपने। इतना मुश्किल नहीं है, उसको लिख के सेव कर लो और उस पर डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, वो भी करने हैं आपने। उसके बाद आपने एक फैमिली टाइज का फॉर्म होता है जिसमें बताना होता है कि आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है, भाई बहन, ये पेरेंट्स। और वो इसलिए पूछते हैं, वो देखना चाहते हैं कि कहीं कोई आपका पहले से कनाडा में तो नहीं है, और उनके साथ आपके उसको जज करते हैं ना वो, कि आप वापस यहाँ आके वापस जाओगे या नहीं जाओगे। तो एक फॉर्म वो हो गया। फिर फाइनेंशियल पार्ट आ जाता है। फाइनेंशियल पार्ट में डिपेंड करता है, अगर आप स्कॉलरशिप केबक में आ रहे हो तो केबक में जो, अगर आप STS में अप्लाई कर रहे हो, वीज़े की 2 कैटेगरीज़ हैं, उसके बारे में मैंने वीडियोस बताई हैं, तो वो आप देख सकते हो। STS में आ रहे हो तो 10,000 आपने उसके शो करने हैं, वो GIC से हो जाता है तो वो मसला नहीं है। केबक के 13,000 है साल का एक्सपेंस ना, प्लस ट्यूशन फ़ी भी शो करनी है। तो अगर आप प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे हो तो फिर आप कोशिश करो प्रोफेसर का जो लेटर है वो कोई 18,000 शो कर रहा हो साल का ना। अब वो आपको पूरी तरह से ना भी मिल रहा हो लेकिन शो होना चाहिए। अगर तो आप खुद आ रहे हो तो फिर आप बैंक स्टेटमेंट में ये खर्चा शो करो। मास्टर्स के लिए आ रहे हो आपको 2 साल का शो करना पड़ेगा कि 2 साल का जो एक्सपेंस है वो। अच्छा, तो मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपने फिर शो करना है कि 2 साल का एक्सपेंस आप बियर कर सकोगे अपना खुद ही। और उसमें यही देख लो, अगर केबक में आ रहे हो तो ट्यूशन फ़ी के अलावा कोई $13,000 होना चाहिए। अगर आप STS में जा रहे हो तो फिर वो बस $10,000 आपने शो करने हैं साल का ना। लेकिन बैंक स्टेटमेंट जितनी बना सकते हो अच्छी बना लो, उसमें पैसे फ़ौरन नहीं डालने हैं। 6 महीने की बना रहे हो तो पैसे 6 महीने पहले से होने चाहिए। और या स्पॉन्सरशिप भी चलती है, उसमें पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आप एफिडेविट बनाते हो, उसमें लिखा होता है कि वो आपको स्पॉन्सर करेंगे। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट उनकी होती है, उनके FBI रिकॉर्ड, आपके FBI रिकॉर्ड, सैलरी स्लिप्स हों। तो जितनी अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो अच्छा है। मैंने सिर्फ स्कॉलरशिप लेटर लगाया था और कुछ भी नहीं लगाया, और मैंने दिखाया कि मुझे $3,000 का मैंने अलग से एफिडेविट लगा दिया कि मेरे पास हैं बेसिक एक्सपेंसेस इनिशियल सेटलमेंट के कवर करने के लिए ना। तो और कोई मैंने अपनी ना सैलरी स्लिप लगाई ना बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि ज़रूरत नहीं है इस केस में ना, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गया तो। लेकिन नहीं है तो फिर सब लगाओ। इसके बाद आ जाता है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या लेटर होता है, जो भी बोल लो उसको, पर्सनल स्टेटमेंट बोल लो, लेटर ऑफ इंटेंट बोल लो, कवर लेटर बोल लो, कि आप क्यों आ रहे हो ना। तो उसको आपने अच्छी स्टोरी बनानी है जिसमें कोई गैप ना हो, कोहेरेंस होनी चाहिए, अच्छे से लिखा होना चाहिए, मिस्टेक्स ना हो उसमें। उसमें आपने बताना है कि मैं जैसे आपको अपना बताऊं कि मैं PhD करने आ रहा हूँ इस फील्ड में, इस यूनिवर्सिटी में, तो मैं क्यों आ रहा हूँ ना। जो मैंने पहले किया है उससे रिलेट होना चाहिए, या तो मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से या मेरी एजुकेशन से। तो उसको रिलेट करो कि आप क्यों आ रहे हो, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपकी कंट्री को क्या फ़ायदा होगा, और आप वापस शो करो कि आप वापस जाओगे। और
क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज से आप आ रहे हो तो उसमें मसला ये होता है कि उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि ये वो अक्सर रिजेक्ट कर देते हैं आपका वीज़ा ये कह के कि आपकी कंट्री में जॉब्स नहीं हैं। आप कनाडा में मिनिमम वेजेस जो हैं वो $20,000 है ना, जो उसकी बेस लाइन है ये मिनिमम सैलरी ना, तो पाकिस्तान में तो वो नहीं होती है, तो उससे वो जज करते हैं आपको। तो मैंने अब जैसे बोला कि मेरी स्पोर्ट्स साइंसेस की फ़ील्ड है कि पाकिस्तान में ये बहुत कम है PhDs में भी 20 भी नहीं है। तो मैंने बोला उनको डाटा दिखाया कि मुझे वापस आते ही असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाएगी ना इजीली, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसीज़ है हर जगह, 2 PhDs होंगे मुश्किल से, तो जगह बहुत है। तो अब ये आपके ऊपर आप कैसे दिखाते हो कि आप वापस आओगे। अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, उससे स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज शो होते हैं, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरा ये कि अगर आप खुद अपनी एप्लीकेशन फिल करो सबसे अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको करनी भी आनी चाहिए ना। मसला ये है कि मेजॉरिटी लोग हैं जिन्हें जो खुद नहीं करते हैं। अगर यहाँ आके आप पढ़ना चाहते हो कनाडा जैसी जगह पे, तो आपको कम से कम इंग्लिश तो अच्छी आनी चाहिए ना, लिखनी पढ़नी। और आइल्स जो है वो भी आइल्स के डॉक्यूमेंट्स पे लगते हैं, वो फिर मैंने बताया SDN नॉन STS वाली वीडियोस में। STS में लाजमी है, नॉन STS में लाजमी नहीं है। तो ये स्टडी परमिट की स्टोरी है। फिर जो आपका लेटर ऑफ इंटरेस्ट है या SOP है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके साथ आप ये रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करो, सपोर्टिंग जितने भी कर सकते हो ना। जो आपने ऊपर नहीं अटैच किए हैं वो इसमें कर दो। मैंने जैसे अपने जॉब एक्सपीरियंस लेटर्स लगा दिए, मैंने अपने सर्टिफिकेशंस लगा दिए, जैसे मैं डिफरेंट यंग लीडर्स प्रोग्राम्स में रहा हुआ हूँ यूनाइटेड नेशंस में, उसके लेटर्स लगा दिए। मैं एक टास्क फोर्स का मैं बोर्ड मेंबर हूँ, मैंने उसके लेटर लगा दिए। तो जो अहम सर्टिफिकेशन अचीवमेंट्स हैं आपकी रेलिवेंट, वो लगा दो कि कोर्सेज किए हैं, उसकी सर्टिफिकेट्स लगा दो जो आपकी डिग्री से रिलेटेड हो, रेलिवेंट हो। और दूसरा, अपनी डिग्री से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज करो अगर आपको इन पर्सन नहीं मिलते हैं। वो कहना कि आपको सपोर्ट करती हैं दिखाने के लिए कि आपका इंटरेस्ट इसी फील्ड में है, आप सिर्फ कनाडा सेटल होने नहीं आ रहे हो। मे भी मेजॉरिटी सेटल होने आते हैं लोग, लेकिन ये आपके एप्लीकेशन में कहीं भी लगना नहीं चाहिए। फिर आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी, आई थिंक $150 है, जिसमें बायोमेट्रिक और वीज़ा फ़ी दोनों होते हैं। अच्छा, एक और अहम बात बता दूँ, जब आपका वीज़ा लग जाता है, स्टडी परमिट अप्रूव हो जाता है, तो आपको लेटर आता है कि अप्रूव हो गया, अब आप पासपोर्ट जमा करवाएं। पासपोर्ट जमा करवाते हो तो पासपोर्ट पे सिर्फ आपको वीज़ा लगा के देते हैं ट्रैवलिंग का, और वो आपकी डिग्री की ड्यूरेशन का होता है नॉर्मली। कई लोगों को विजिटर भी 10 साल का मिल जाता है, लेकिन डिग्री के मामले में आई थिंक आपकी डिग्री की ड्यूरेशन का होता है। और मेरा तो ऐसे ही है, 4 साल का ही है PhD का। और उसमें अब ये है कि आप जब वो आ जाएगा आपके पास, VFS में जमा करवाओगे, तो फिर आपने ये उस पासपोर्ट को रख लेना अपने पास। स्टडी परमिट आपको पाकिस्तान में नहीं मिलता है। जब आप यहाँ पे आते हो बॉर्डर पे, एयरपोर्ट पे पहुँचते हो, नॉर्मली लोग एयरपोर्ट से आते हैं। दूसरा तरीका होता है कि बाय रोड आते हो US से, वो US वाले ही आएंगे, पाकिस्तान इंडिया वाले तो नहीं आएंगे कम से कम। और यहाँ पे आपसे वो क्वेश्चन पूछ के आपको स्टडी परमिट देते हैं, और उस पर आपने ये देख लेना है कि क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए 20 घंटे लाओ है। अगर नहीं लिखा हुआ उसी टाइम उन्हें बोला, वो लिख देंगे। तो ये कुछ अहम बातें थी। फॉर्म्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या कौन से चाहिए होते हैं, कैसे फ़िल करना है, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। फ़िलहाल इस वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। मेरे सोशल मीडिया लिंक्स होंगे किसी वीडियो के नीचे, उसको आप देख सकते हो। कोशिश करूँगा रेलिवेंट वीडियो जो है दूसरी वीज़े से रिलेटेड, स्टडी परमिट से रिलेटेड, उसको मैं नीचे पोस्ट कर दूँ डिस्क्रिप्शन में। विजिटर वीज़े पे भी मैं आया हुआ, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊँगा। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया जो देख रहे हैं। कोई और भी कनाडा आना चाहता है पढ़ने या कहीं और बाहर जाना चाहता है, वीडियोस मेरी रेलिवेंट हैं, उनसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगेन वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, अगवा।